वैसा गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है। जिंदगी में अगर कभी भी आप लोगों को लगे कि आप लोग फेल हो रहे हैं, आप लोग गिर रहे हैं, तो देखिए जिंदगी में आप लोग फेल तभी होंगे या फिर गिरना तभी होगा जब आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ठोकर लगी, थोड़ी देर के लिए रुक गए, फिर से आप लोग उठकर चलेंगे तो कभी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बोला भी है गया कि ओवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। यानी कि एक तरीके से जब भी आप लोगों को लगे कि आप लोग फेल हो चुके हैं तो आप लोगों को फिर से उठना और फिर से चलना है। तो ये अगर आप लोग हमेशा करते रहेंगे, चाहे जिंदगी में किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, तो आप लोग कभी भी अपनी लाइफ में जो फेल वर्ड यूज करते हैं वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है यार, पर लेकिन हमेशा आप लोग चलते रहोगे। और आप लोगों ने सुना होगा ना, पानी रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। तो अगर जिंदगी में आप लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी दिक्कत कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो हमेशा सही पाथ पर चलते रहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और जो चीजें एक बार डिसाइड कीजिए उसको फॉलो कीजिए। फिर देखिए सारी चीजें जो है वो आप लोग को अपने हिसाब से होती नजर आएगी। और कभी भी कोई दिक्कत होगी तो जरा सी देर में, वो दिक्कत हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप लोगों के पास में रहे, पर जरा सी देर में जैसे आप लोग टिके रहेंगे वो छू मंतर भी हो जाएगी। ये चीजें होती हैं। आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि साहसी आदमी जो है वो टिके रहते हैं, भले ही प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो इसका फायदा ये होता है कि जल्दी ही प्रॉब्लम फिर छू मंतर हो जाती है। दोनों वीडियो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। एक में हिंदू न्यूज़पेपर, दूसरे में हम लोग पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। काफी शानदार ये डिस्कशन रहता है। पीडीएफ लगे अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए एक बार लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या आज हम लोग डिस्कस करना है? अबे यार फिर वही कर दिया। चलिए ठीक है, यहां से आप लोग देखिए, उसको थोड़ा भुला दीजिएगा, ओके। कई बार ऐसी हो जाती है छोटी छोटी मोटी मोटी गलतियां। तो बात जो की जा रही है एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। इनका नाम बताना है, जिनको 25वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया है। कैग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 1 अगस्त से अभी इनका ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ है। और ये मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री जो एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनकी इसकी पापा एजेंसी है, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर बताना है हमारी कंट्री का कौन सा राज्य है जिसने अभी यहाँ पर भूमिपुत्रा, देखिए भूमिपुत्रा मतलब होता है कि सन ऑफ द सोइल, ठीक है। तो अधिकारिणी, तो ये करके एक बिल यहाँ पर इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। जो लोग यहाँ पर इतने साल या फिर इससे ज्यादा रहे हैं उन्हीं को सन ऑफ सोइल बोला जाएगा। यानी कि एक तरीके से अगर कहीं पर आप लोग लंबे समय तक रह रहे हैं तो उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। तो इसका अपोज भी हो रहा है, वो अपोज क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल जो एथलीट है वो ऐसा, अभी जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल एथलीट का नाम आप लोगों को बताना है जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम उसके द्वारा 2 अभी मेडल जीते गए ओलंपिक के अंदर। और इसके अलावा अकेला एक और पर्सनैलिटी यहां पर है जो पहला हमारे देश का, ये कौन है? जो कि रेसलर में है। तो दोनों इंपोर्टेंट नाम है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को रखना है। उमंग ऐप जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर बेसिकली। और आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। सीएससी के द्वारा भी ये बताया गया कि खासकर एनसीआर वाले रीजन में टॉक्सिक जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। खासकर ओजोन जो ओजोन है, बेसिकली ओजोन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओजोन क्या होता है? O3, ठीक है। तो देखने के बारे में इसमें कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। बात की जा रही है पाकिस्तान की अथॉरिटी के द्वारा फाइनलाइज किया गया एक अमेंडमेंट बिल जो कि संविधान में अमेंडमेंट करेगा। तो इस बिल का नंबर क्या है जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारे देश से रिलेटेड है। गिलगित बल्तिस्तान वाला जो रीजन है ये बेसिकली उसको अपना एक तरीके से परमानेंट टाइप में मेंबर बनाना चाहते हैं, एक पार्ट बनाना चाहते हैं। मैप दिखाकर सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा, जानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है खासकर 2 कंट्री के लिए, जिनके द्वारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CPEC। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। CPEC क्या है? लगभग $65 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये एक तरीके से पाकिस्तान की जान आप लोग बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पाकिस्तान किसी भी हद में कंप्लीट करना चाहेगा, इसकी वजह से भी यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में ये रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो बताइए इसका क्या बेसिकली आप लोगों को आइडिया है इसके बारे में? आइडिया तो होना चाहिए यार, बेसिकली बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं तो कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। चलिए फिर भी देखते हैं कौन सी आंसर बताता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये देखता हूं कौन सी आंसर देता है। जो पीवी सिंधु आप लोगों ने कई बार नाम सुना है, ठीक है, अभी हमारी कंट्री में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर लेकर आई है। इनमें जो पीवी शब्द है, क्या इसका फुल नाम पता है आप लोगों को? पीवी यानी कि पीवी सिंधु का फुल नाम क्या है बेसिकली, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे शॉर्ट न्यूज के साथ में, ये कर देखते हैं। जो सबसे पहली यहां पर न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है
दीपक दास के बारे में। दीपक दास जो है वो 25वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हमारी कंट्री में बन चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी महीने इनके द्वारा यहाँ पर ये ओहदा लिया गया और इसको आगे लेकर अब चल रहे हैं। तो दीपक दास जो है ये यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर पोस्ट पर आएंगे। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अकाउंट के फील्ड में जो भी एडवाइस चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो यहाँ पर ये कंट्रोलर अकाउंट जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है ये प्रोवाइड कराते हैं। कैग का जो काम होता है वो डिफरेंट होता है, वो बेसिकली ऑडिट करने का काम करता है। यानी कि जो पैसा खर्च हो चुका है उसके बाद में कैग जो है वो पिक्चर में आता है। यानी कि अगर पैसा खर्च नहीं हुआ है तो कैग के हाथ में पावर नहीं है कि वो वहां पर उससे रिलेटेड कुछ बातें कर सके। इसीलिए कई बार हमारे कैग को ये बोला जाता है कि हमारा कैग जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ये एज कंपेयर टू अगर यूके के कैग के बारे में बात करते हैं। रीजन क्या है इसका रीजन ये है क्योंकि देखिए एक तरीके से कि पैसा जहां लगाना है अगर पता चला वो सही जगह नहीं लगा है तो जनता का पैसा बर्बाद हो गया। तो हमारा कैग तब आता है जब पैसा लग चुका होता है उसका ऑडिट करने के लिए कि सही लगा है फिर गलत लगा है। पर लेकिन यूके का कैग जो है अगर उसको लगता है कि यहाँ पर पैसा सही नहीं लगेगा, अगर यहाँ पर पैसा लगेगा तो वो उसमें भी रिकमेंडेशन दे सकता है। वो एक तरीके से काम को इंप्लीमेंट करने से पहले भी आता है। इसीलिए यूके का जो कैग है वो माना जाता है कि ज्यादा पावरफुल कैग यहाँ पर देखने को मिलता है। पर हमारी कंट्री में जब पैसा लग लेता है तो कई बार पैसा डूब भी जाता है, तो जनता का पैसा होता है, टैक्स पेयर की मनी होती है। तो इसलिए कैग को कई बार यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है इसके चलते। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैग जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है आप लोगों को बताइए, आर्टिकल बताइए। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो बेसिकली हमारी कंट्री में अगर बात करें एक जो अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसको साउंड होना चाहिए, टेक्निकली एक सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए। तो ये सारा काम कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट आप लोग यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। जैसे ऑडिट का काम, चेक करने का काम कौन करता है? वो कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। अरे यार फ्लो में निकल गया, आंसर था ना, क्वेश्चन था ना तो आप लोगों से। चलिए कोई नहीं, आर्टिकल 148 है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये बताइए हमारी कंट्री में प्रेजेंट कैग कौन है? इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, जो बेसिकली लद्दाख वाले इस पर्टिकुलर रीजन, जो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के, वही थे। ठीक है, तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। ओके, अगर बात करें यहां पर आर्टिकल 150 जो है उसके बारे में बात करें तो एनुअल जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सिविल कैटेगरी में आते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अकाउंट है वो सबमिट किया जाता है पार्लियामेंट को। यहां से एडवाइस लेता है थोड़ा सा ये किससे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग अलग ऑफिस हैं। ठीक है, कैग अलग ऑफिस है और जो यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो एक अलग ऑफिस है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज लगी पर्सनली मुझे। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं और राज्य के बारे में पूछ ले जाते हैं। कई बार कई सारे राज्य की स्कीम दे देते हैं आप लोगों से और उनको मैच करने के लिए भी पूछ लिया जाता है अगर कोई ज्यादा न्यूज में हो गई या फिर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे गोवा के बारे में। तो जो वेस्टर्न घाट में गोवा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको दो राज्य टच करते हैं, एक तो है महाराष्ट्र और दूसरा कौन है? दूसरा टच करता है कर्नाटका। तो दो राज्य यहाँ पर गोवा को टच करते हैं। तो गोवा जो है उसके द्वारा अभी कुछ स्टेप उठाए गए। गोवा की असेंबली के द्वारा यहां पर पास किया गया है गोवा भूमिपुत्रा। यह है बेसिकली अधिकारिणी बिल 2021। आप लोग समझ सकते हैं भूमिपुत्रा का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से सन ऑफ द सोइल, यानी कि एक तरीके से जिस एरिया में रह रहे हो कि हम इस मिट्टी के पुत्र हैं, वो आप लोगों ने कई बार बातें सुनी होगी। और अधिकारिणी मतलब हक मिल रहा है यहाँ पर कुछ लोगों को। तो ये किनको क्या हक दिया जा रहा है और क्या रीजन है इसके पीछे, तो ये कुछ बातें हम लोग जानेंगे एक एक कर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह कि कोई अगर 30 साल या फिर उससे ज्यादा है, 30 साल या फिर उससे ज्यादा इस टाइम से कोई यहाँ पर रह रहा है गोवा के अंदर में, तो उसको यहाँ पर बेसिकली हक दिया जा रहा है कि वो क्या कर सकता है कि अपना एक छोटा सा आवास बना सकता है। तो स्मॉल जो ड्वेलिंग यूनिट है, यानी कि एक छोटी आवासीय इकाई वो बना सकता है एक तरीके से। अगर उसको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर वो वहां पर रह रहा है इतने लंबे समय से, तो एक तरीके से पर्सन को हक दिया जा रहा है कि यार अपना खुद का घर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको ओनर अब तक उसकी अंडरमाइन की जा रही थी तो 30 साल अगर वो वहां पर रह गए इससे ज्यादा, तो फिर यहाँ पर उसको वो हक जरूर मिलेगा। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वो लगभग 250 स्क्वायर मीटर का ये बेसिकली अपना एरिया में यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, जिसमें अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्ड किया बात कह रही है कि कोई इंडिविजुअल अगर क्लेम करना चाहते हैं अपना घर, तो नोट मोर देन, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिफोर अप्रैल 1, 2019। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े विला बनाकर दिए जा रहे हैं। हाँ, इतना है कि एक इंसान सही से रह सकता है, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली इनेबल करेगा यहाँ पर
जिसको बोला जा रहा है मूल मूल गोयनकर, यानी कि ओरिजिनल गांव, यानी कि एक तरीके से जो कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई लोग रह रहे हैं तो उनका वहां पर एक तरीके से अधिकार होना चाहिए। अच्छा ये हमारा गांव है। आप लोगों ने देखा ना, कभी अपने शहर में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं तो अपनापन सा लगता है, पर वो अपनापन तभी लगेगा अगर आप लोगों का खुद का नॉर्मली वहां पर मकान होता है, ठीक है, जहां पर आप लोगों ने बचपन बिताया, वहां पर आप लोग खुद का मकान था, ठीक है। या फिर यहां पर भी आप लोगों को लगने लगता है काफी लंबे समय से एक ही जगह पर किराए पर कंटिन्यूअसली आप लोग रहते आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप लोग लगने लगेगा। तब नहीं लगेगा अगर कभी एक साल दूसरी जगह, फिर 2-3 साल बाद कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, ठीक है, तो वो वाला नहीं आप लोगों को नॉर्मली लगेगा। ये चीज आप लोगों ने फील भी की होंगी अगर आप लोग आज के टाइम में अपने गांव में या फिर कहीं पे जाते हैं तो सुकून सा मिलता है अंदर से, ठीक है, ऐसा लगता है यार बहुत सही जगह आ गए, ठीक है, तो वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। जो बिल है वो प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर भूमिपुत्र अधिकार, बेसिकली अधिकारिणी। तो ये एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कि डिप्टी कलेक्टर एज ए चेयरपर्सन यहाँ पर रहेंगे। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। पर लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये कंट्रोवर्सी में चल रहा है। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी में इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका अपोजिशन वाले अपोज कर रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लोग सबको यहाँ पर एक तरीके से भूमिपुत्रा बनाओगे तो वो ये बोल रहे हैं अपोजिशन वाले कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो माइग्रेंट है, वो आकर यहाँ पर रहने लगेंगे और गोवा की जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म होती हुई नजर आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते क्योंकि बहुत सारे जो है यहाँ पर स्लम ड्वेलर भी रहते हैं, यानी कि एक तरह झुग्गी झोपड़ी वाले भी रहते हैं, तो वो काफी लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, तो एक तरीके से उनके लिए भी यहाँ पर ये भूमिपुत्रा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके चलते लोग जो है उसको ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में और लोग यहाँ पर आके बसने लगेंगे और गोवा जो है वो ओवर क्राउडेड हो सकता है। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं, इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1985 बोर्न हमारी कंट्री का नाम रोशन करने वाली ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि हमारी कंट्री का नाम जो इतने शानदार तरीके से यहाँ पर रोशन किया गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा भी यहाँ पर कांग्रेचुलेट किया गया, अभी उसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में पीवी सिंधु जी यहाँ पर, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए अभी टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो फर्स्ट इंडियन जो कि बैडमिंटन की चैंपियन बनी अगर बात करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। सेकंड इंडिविजुअल एथलीट जिसके द्वारा 2 कॉन्जिक्यूटिव जो एक तरीके से इवेंट होते हैं, यानी कि एक तो रीडी जनेरियो में जब ओलंपिक हो रहा था 2016 में, उसमें इनके द्वारा मेडल जीता गया ब्रोंज, वो वहां पर बेसिकली सिल्वर मेडल, और अभी इनके द्वारा जो अभी आप लोगों को टोक्यो में देखने को मिल रहे हैं, यहां पर इनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया। ऐसा एक कारनामा ओनली सुशील कुमार के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो वो ओनली फर्स्ट पर्सनैलिटी थे हमारे देश में जिनके द्वारा 2 मेडल जीते गए। पर लेकिन अनफॉर्चुनेट कंडीशन, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि आज के डेट में वो उल्टी सीधी हरकतें कर जेल में पड़े हुए हैं, वरना आप लोग उम्मीदें लगा सकते थे यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम में, तो ये आप लोगों को देखने को मिली फर्स्ट इंडियन वुमेन। सिल्वर जीता गया था 2016 में, अभी ब्रोंज इनके द्वारा जीता गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो 4th प्लेयर है वुमेन सिंगल बैडमिंटन की कैटेगरी में जिनके द्वारा कंसेक्यूटिव गेम के अंदर में इस तरीके से मेडल जीते गए हैं। तो ये कई सारी उपाधि आप लोगों को इनके नाम देखने को मिलेगी, तो गर्व करने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं देश के लिए भी और इनके माता पिता के लिए भी, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, कमलप्रीत कौर, ठीक है। तो काफी शानदार इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। पर लेकिन देखिए हमारे प्लेयर कई सारी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी अभी जो है फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे। कोई नहीं, आगे के लिए फिर से नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर चेयरअप करते रहिए अपने प्लेयरों को, आगे और अच्छी इंफॉर्मेशन फिर आप लोगों को सुनने को मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें हमारे देश के बारे में, तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप जो है यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ये मैं आप लोगों को इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आगे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि किस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है, तो डिस्कस थ्रो था इनका जो बेसिकली जिस गेम से रिलेटेड थी। 104 स्टार्टअप नए अभी डिफरेंट सेक्टर में हमारी कंट्री में स्टार्ट किए जा रहे हैं। स्टार्टअप क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस होता है जिसमें आप लोग अपना एक तरीके से कोई आइडिया लाकर उसको चीजों को स्टार्ट करते हैं। कोई भी छोटा सा एक बिजनेस जिसमें स्टार्टिंग में आप लोग 5-7 जो दोस्त 10-15-20 मिलकर काम करते हैं और फिर चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं, चीजें बढ़ती हैं, तो एक तरीके से जॉब क्रिएटर बन जाते हैं, ना कि जॉब टेकर। आज के डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आज के डेट में आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कई सारे लोगों को जॉब देने के लायक बन जाएंगे। तो ये तरीका होता है, और एक तरीके से ये भी एक तरीका है अपने देश में कंट्रीब्यूट करने का, क्योंकि अपने ही देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा जो भी आप लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आज के डेट में आप लोगों को कोई टीचिंग के लिए भी कोई चीजें सेटअप करनी है, तो उसके चलते भी आप लोगों को 2-3 बंदे अपने नीचे रखने पड़ेंगे, ठीक है। जिसके चलते आप लोग किसी से कुछ करवा रहे, तो मतलब कुछ मिलाकर इतने लग जाते हैं, 3-4 बंदे आराम से लग जाएंगे आप लोगों को, जिसकी वजह से चीजों को आप लोग आराम से हैंडल कर पाओगे। तो इसका मतलब आप लोग खुद तो अपनी जिंदगी संवारी रहे हो और 2-3 बंदों की रोजी रोटी भी आप लोग बना रहे हो। तो इस तरीके से
इसीलिए बोला जाता है कि जिस जिस कंट्री में जितने ज्यादा स्टार्टअप है वो कंट्री उतनी ही अच्छे से अपने पैरों पर खड़ी हुई है। हमारी कंट्री अभी इस फील्ड में नई नहीं है, तो देखते हैं आगे कितनी उड़ान भरती है। अभी कई सही डायरेक्शन में हमारी कंट्री जा रही है। 104 नए स्टार्टअप अलग अलग फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप इंडिया शोकेस के प्लेटफॉर्म के अंदर यहां पर बेसिकली दिखाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया शोकेस एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो मोस्ट प्रोमिसिंग स्टार्टअप है कंट्री के अंदर, उनको वहां पर दिखाया जाता है। एक तरीके से काफी इंटरेस्टिंग है कि आज के डेट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस भी फील्ड में, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो है लेटेस्ट अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आती है। तो किसी भी फील्ड में जिसमें नया नया अभी कुछ स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड फिनटेक हो गया, ठीक है, एंटरप्राइज टेक हो गया, सोशल इंपैक्ट हो गया, हेल्थ टेक हो गया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई सारे हेल्थ से रिलेटेड अभी रिसेंटली कई सारे नए नए ऐप देखे होंगे, इसमें हेल्थीफाई भी है, कई सारे और भी एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने देखोगे, एड टेक हो गया, ठीक है। इस तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड भी कई सारे स्टार्टअप नए नए स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है इनकी, अपने आप तो ये बेसिकली काम कर ही रहे हैं, दूसरों को भी कईयों को जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ऐसे जब बड़ी बड़ी कंपनी नहीं, आप लोगों ने सुना है गूगल, फेसबुक, यूट्यूब की दुनिया भर के लोगों को जॉब देती है। इसी तरीके से अगर कोई अपनी कंट्री में इस तरीके से अगर स्टार्टअप बना रहा है तो एक अच्छी बात है कि हम भी कम से कम अपनी कंट्री में खुद के स्टार्टअप बनाकर खुद के लोगों को जॉब दे पा रहे हैं। तो ये जो स्टार्टअप है कई सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे ऑनलाइन स्टार्टअप अगर चल रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में आज के में, तो क्या कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं उनके घरों तक, वरना कहीं ना कहीं जाकर ही आप लोगों को एजुकेशन लेनी पड़ती थी ऑफलाइन अगर होता था। पर लेकिन बारिश आ रही है, कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है, कब पता चला कहीं दंगे हो रहे हैं, कुछ और दिक्कत आ गई आज के में, जैसे लॉकडाउन लगा कोविड-19 के चलते, तो एजुकेशन की बागडोर थामी हुई है ऑनलाइन एजुकेशन ने, तो बच्चों की एजुकेशन नहीं रुक पा रही है। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग यहां पर देखते हैं। तो स्टार्टअप कोई भी ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ में एक्सेप्शनल इनोवेशन भी कई सारे अलग अलग फील्ड में आ रहे हैं, तो ये भी एक सपोर्ट करने वाली बात है। तो इसके फील्ड में हम लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के माइंड में लगता है कोई ऐसा स्टार्टअप का आइडिया है फ्यूचर में चल के यार बिजनेस करना है, तो आप लोग इस फील्ड में जरूर सोचेगा। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के अंदर टैलेंट है, ऐसे नहीं कि यार वो कर रहा है तो मैं भी कर लेते हैं, ऐसे तो जिंदगी में यार कुछ भी मत करना, ठीक है। वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, ये कर लेती हूं। हमेशा वो चीज आप लोग करनी है जिसके अंदर आप लोग को दिखेगी यार ये मेरा टैलेंट है, यहां पर मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। वो वाले फील्ड में आप लोग हमेशा आगे जाइए। आगे बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी यहाँ पर जो उमंग ऐप है उसके अंदर मैप इनेबल्ड सर्विस स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि मैप इनेबल्ड कर दिया गया है, जिसके चलते आप लोग आसपास में कहीं पर कोई मंडी है, कोई ब्लड बैंक है, यानी कि उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो उमंग ऐप जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर फील्ड में। ये देखिए एक ऐसा ऐप है जहां बहुत सारी सर्विस आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, इसलिए इसका नाम भी ये रखा गया है कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री की जो स्कीम है, दुनिया भर की चीजें आप लोग यहां पर इस पर देखने को मिल जाएंगी सिंगल एक जगह, यानी कि अलग अलग जहां कर सर मारने की जरूरत नहीं है। आज के में इजिली नेविगेट कर सकते हैं आप लोग। यहां पर विजुअल और वॉइस डायरेक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे नॉर्मली गूगल मैप के थ्रू नहीं आप लोग जाते हैं, वही वाली चीजें आप लोग यहां पर ये उमंग ऐप प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। तो उमंग ऐप की फुल फॉर्म भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। इंडिया की अगर बात करें अपने देश के अंदर में, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी लिंगुअल और मल्टी सर्विस प्रोवाइड कराने वाला ये ऐप है। और ये कहते हैं कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने, तो यहाँ पर ये वही ऐप ये सारे काम कर रहे हैं, एक तीर से कई सारे निशाने आप लोगों को लगाता हुआ नजर आएगा, जनता के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। तो ये ऐप काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली देखने को मिलता है, प्रोवाइड कराता है हाई इंपैक्ट सर्विस वेरियस फील्ड के अंदर, जैसे सेंटर और स्टेट के अंदर। आज के में बात करें उमंग ऐप जो है ऑलरेडी ये कई सारे एरिया में मैप फंक्शनलिटी भी स्टार्ट कर चुके हैं, और एक तरीके से जो मैप माई इंडिया ये यहां पर हम काम कर रहे हैं। तो एक एमओयू जो मैंने बोला ना, एमओयू यहां पर किसके साथ में, विद मैप माई इंडिया। तो ये जो जैसे कि मैं आज के डेट में आप लोग देखिए, मान लीजिए आप लोग बोलिए यहां पर कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसमें मिलकर काम करना है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए मैं बोलूं कि यार ये फील्ड तो मैं थाम लूंगा, ठीक है, कि यार ये वाला तुम थाम लो, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो बेसिकली सारी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली बात है तो उमंग ऐप प्रोवाइड कर रहा है। ये किसी को बोल रहा है मैप माई इंडिया टाइप में जो बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन कि आप लोग मैप वाला सिस्टम आप लोग थाम लो, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहाँ पर है बेसिकली सेंटर और स्टेट से रिलेटेड, और इसी के साथ में यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन मैप माई इंडिया के थ्रू, जैसे कि मेरा राशन, ई नेम, दामिनी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें भी काम करते हुए नजर आते हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या हो गए, ये क्या क्या होते हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो मेरा राशन बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसके थ्रू उमंग ऐप के थ्रू जाते हैं तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप कहाँ है, यानी कि राशन की दुकान कहाँ है।
तो जो राशन की दुकान होगी आसपास में उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है आज के डेट में वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया। तो जो लोग आज के डेट में कहीं बाहर जाकर रह रहे हैं उनको नहीं पता है कि आसपास में कहां पर राशन की दुकान होगी। जहां पर लोकली आप लोग रह रहे हैं वहां पर तो पता ही होगा, तो इसलिए ये प्रोवाइड कराएगा इन्फॉर्मेशन कि यहां पर राशन की दुकान है, यहां से जाकर आप लोग अपना राशन ले सकते हैं। ई नेम जो है यहाँ पर ये भी इसके लिए भी हेल्प करेगा। जो मंडी है आसपास वाले एरिया में तो मंडी को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा ई नेम के थ्रू। दामिनी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में मैंने बताया भी था कि दामिनी सनी देओल की मूवी याद करना और बिजली की तरह कड़कता है वो, जब बोलता है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, पहली तारीख को जड़ा साहब के पेट में दर्द हुआ आपने फिर से तारीख दे दी, दूसरी तारीख को जड़ा साहब के सर में दर्द हुआ और फिर से तारीख देने जा रहे हैं। तो वही सारी बातें बेसिकली जिस तरीके से गरजता है वो। तो इसके याद रखिएगा कि दामिनी है जो बेसिकली यहाँ पर जो लाइटनिंग होती है ना, जैसे आसमान में बिजलियां गरजती हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके चलते लोगों को फायदा हो सके, उसको पता रहे कि हाँ इस एरिया में दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो अलर्ट मैकेनिज्म एक काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी ऑलरेडी जो है उमंग ऐप के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने का। मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा, ये अप्रिशिएट करने लायक है गवर्नमेंट का स्टेप। आप लोगों को क्या रहा है इस बारे में आप लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर ये है बेसिकली हमारी कंट्री में जो एक तरीके से जो एनिमल हस्बेंड्री वाला एरिया है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एक तरीके से जो लाइव स्टॉक होता है जैसे गाय भैंस बकरी, इनसे रिलेटेड अगर आप लोग बात करें, ठीक है, तो इनको किस तरीके से यहाँ पर इसके चलते कैसे आप लोग इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है इसके लिए जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं कोविड-19 से जिनकी कमर टूट चुकी है, तो उसको कैसे आगे लेकर आना है, तो उसमें ये काम करने वाला है। किसानों के घर से दूध निकल कर आ गया, दूध जो डेयरी पर पहुंचा, डेयरी से वो दूध जो है वो सिटीज में पहुंचा, वहां से जो दूध निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 32 रुपए लीटर या 33 या 34 रुपए लीटर, ठीक है। और जो मार्केट में वो जा रहा है, मार्केट में 60 65 70 80 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये दूध बेचा जा रहा है। तो यहां पर किसानों को कितना मिला है, लगभग 50% किसानों को मिल रहा है, बाकी कहां जा रहा है, बिचौलिए के पास में जा रहा है, तो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर चीज देखने को मिलती है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैक्सिमम शेयर जो है मेरे हिसाब से अगर बात करें जो एक मीडिएशन का काम कर रहा है वो 50% खा रहा है। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि जिसने मेहनत करी है लगभग 70 से 80% जो है वो उसको मिलना चाहिए जिसने मेहनत करी है, ठीक है। जो कि ग्राउंड लेवल पर जिसने उसके लिए काम किया है, किसानों का एक तरीके से गेहूं अगर निकल कर आ रहा है तो किसानों को उसकी पूरी बेसिकली मेहनत मिलनी चाहिए 70 से 80%, और 20% जो है वो जो बिचौलिया काम कर रहे हैं, जो ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको आप लोग दे सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, इसीलिए हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा किसान जो है वो आप लोगों को डेथ एक तरीके से सुसाइड करते हुए नजर आते हैं, जिनका डेटा भी इकट्ठा नहीं किया जाता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। दो कंपोनेंट है इसके जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी एंड डेवलपमेंट। एक तो यहां पर एम्फेसाइज देना है मिल्क प्रोक्योरमेंट के ऊपर, मिल्क को प्रोक्योर करना है, यानी कि मिल्क को किसानों से लेकर आ गए, फिर उसकी प्रोसेसिंग कर दी, प्रोसेसिंग करके क्या कर दिया हम लोगों ने, उसके कई सारे मिल्क के प्रोवाइड, एक तरीके से कई सारे मिल्क के जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करा दिए। आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, टोन मिल्क या फिर क्रीम मिल्क या फिर जो भी आप लोग काउ मिल्क जो भी आप लोग लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों को आज के टाइम में बाहर रहते हैं, अगर आप लोगों को मिले काउ मिल्क तो काउ मिल्क जरूर लीजिए, खासकर अगर स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है। वैसा मिल्क अगर आप लोग लेते हैं उससे तो फैट ही बढ़ेगा। काउ मिल्क जो होता है बुद्धि का भी विकास करेगा, अच्छा होता है सेहत के लिए, तो नॉर्मली काउ मिल्क आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो लगभग 8900 के करीब जो मिल्क कूलर हैं वही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं लगभग 26,700 के करीब गांव में। और ये इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या यहाँ पर, यार इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारी हेल्प पता है कौन कर रहा है, ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिसको JICA आप लोग बोल सकते हैं, ये हमारी कंट्री की हेल्प कर रही है, जिसमें 4,500 के करीब गांव इसके अंडर आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में एडिशनल 1.5 लाख एडिशनल मिल्क जो प्रोड्यूसर हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे किसानों को काफी फायदा होगा। तो जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2022 तक का किसानों की इनकम डबल करने का, देखिए वो अचीव हो या ना हो, पर लेकिन हाँ इस फील्ड में काम किया जा रहा है, अब दिख रहा है वो भी एंड पर आकर। पर हाँ चीजें सही डायरेक्शन में कुछ चल रही हैं, तो उससे एक अच्छा सा फील आती है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप लोग बोल सकते हो। और पॉजिटिव चीजें जहां भी देखें यार उनको थोड़ा ग्रैब करने की कोशिश करो, वरना बोलोगे ना कि सब चीजें बुरी हैं तो फिर बुरी ही दिखाई देंगी, अच्छे सोचोगे तो अच्छी चीजें दिखाई देंगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। कोरोना पॉजिटिव नहीं, माइंड पॉजिटिव की बात कर रहा हूं कोरोना से तो वैसे ही दुनिया फ्रस्ट्रेट है। आगे बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेशल लाइव स्टॉक पैकेज, यानी कि एक तरीके से उसके लिए लाइव स्टॉक के लिए पैकेज लाया गया। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी है उसके द्वारा बोला गया 2021-22 से लेकर यहाँ पर ये बेसिकली स्टार्ट करेंगे और 5 साल तक का ये चलने वाला है। इसके लिए 9,800 करोड़ रुपए इनके द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं 5 साल के लिए।
जिसमें अगर बात करें आने वाले टाइम में और इसके चलते जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 54,618 करोड़ रहेगा। नॉर्मली अगर बात करें तो अलग अलग जिसे डिवाइड नहीं कर देते कि अच्छा इसमें इतना देंगे, इस पोलिटिकल फील्ड में इतना देंगे, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। इन्हें कहने का मतलब ये जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या बात की जा सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गए, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड हो गए, ठीक है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन हो गए, ठीक है, इस तरीके से सेंसस कंडक्ट कराना, वो सारी चीजें, तो इसमें कोई सर्वे कराना कहां पर कितने जानवर है, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। एक तरीके से एक डेटा एनालिसिस करने वाली बातें बोल सकते हैं। डिजीज कंट्रोल करने का, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जानवरों से रिलेटेड, तो उन बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में एक बार याद होगा शेयर भी की थी कि गांव में था जब, तो हमारी एक भैंस जो थी वो एक्सपायर हो गई थी, ठीक है, तो उसके अंदर एक बेबी भी था। जब मैंने उसके ऊपर हाथ रख के देखा भैंस जो एक्सपायर हो गई, तो भैंस के एक्सपायर होने के बाद में मैंने जब भैंस के ऊपर हाथ रख के देखा तो उसके अंदर जो बेबी था ना उसका दिल धड़कता रहा कम से कम 5 मिनट तक, ठीक है। जब माँ की डेथ होगी तो फिर थोड़ी देर बाद जो है उसकी भी डेथ होगी, वरना 1.5-2 महीने बाद वो बच्चा पैदा हो जाता। पर लेकिन जितनी ज्यादा जतन कर सकते थे वो सारे जतन किए, पर लेकिन वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। दुख बहुत हुआ उस टाइम पर, रोना भी आ गया था बहुत ज्यादा, पर लेकिन कुछ हाथ में ही नहीं था यार, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके थे वो सारी चीजें जो भी थी, पर लेकिन चीजें कंट्रोल नहीं हुई। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जानवरों से रिलेटेड। और किसानों के लिए तो यार एक तरीके से उनकी सपोर्ट होती है ये जानवर, अगर किसानों को दिक्कत देखने को मिलती है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए डिजीज कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में अगर बात करता हूं तो ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं, या फिर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि जैसे कि अगर कोई भी काम अगर आगे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको आगे कैसे बढ़ाना है और तरीके से, जैसे कि किसानों का यहां से दूध निकाल कर लेकर आगे उसको कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे दही बनाना है, कैसे पनीर बनाना है, कैसे आइसक्रीम बनानी है और फिर जनता तक कैसे पहुंचानी है, तो वो पूरा सिस्टम यहां पर एक तरीके से स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो उसके तहत यहां पर ये पूरा प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, इंटरनेशनल न्यूज पर हम लोग जंप कर रहे हैं और यहाँ पर इंडिया के बारे में कई सारी बातें की जा रही है, तो आगे हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह भी देखने को मिल जाए एग्जाम में भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इंडिया के पास में उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री 2021-22 के लिए यहाँ पर हमारे पास में नॉन परमानेंट का टेन्योर है, ठीक है। टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 15 मेंबर में से 5 तो है बेसिकली परमानेंट और 10 है नॉन परमानेंट, ठीक है। तो ये जो 10 है ये नॉन परमानेंट इसलिए बोला गया इनको नॉन परमानेंट क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, अभी हम हैं कल को कोई और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तो एक तरीके से वही बातें याद रखना। तो यहाँ पर एक तरीके से जो 5 परमानेंट मेंबर है वो परमानेंट रहते हैं। परमानेंट कैसे, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो ये फिक्स रहते हैं यहाँ पर, बाकी के और चेंज होते रहते हैं, तो ये परमानेंट मेंबर आप लोग याद रखना। तो इंडिया जो है 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर हमारा जो जनवरी 2021 में स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर 2 साल के लिए हम लोग रहने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेसिकली ये कि जो हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, तो आजादी का जो अमृत महोत्सव जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर पार्ट रहेंगे, तो वो सेलिब्रेशन आप लोगों को यूएन के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इंडिया जो है 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फिर ये मत बोलना कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, 8वीं बार हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बने। और जब परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग बनी गए, तो देखिए जब हमारे हाथ में पावर आई गई है, तो देखिए उस पावर का फायदा उठाना तो बनता है, ठीक है। तो उसका फायदा हम लोग उठाने की सोचेंगे बिल्कुल, उसके बारे में बात करूंगा अभी आप लोगों से। तो इंडिया जो है वो यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट बना है अभी यहाँ पर, तो इंडिया डिसाइड करेगा कई सारे एजेंडा कि किस तरीके से अभी आने वाले मंथ्स में कैसे एजेंडा रहना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, कैसे चीजों को डिस्कस करना है। और इसलिए 3 इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने की कोशिश की जा रही है अभी यहाँ पर। एक तो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, दूसरा है पीस कीपिंग के लिए और तीसरा है यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड, अगर इनको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, आप लोग एक बार देखिएगा तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जब आप लोग अपनी प्यारी कंट्री को देखेंगे, पड़ोसी में जाएंगे तो चाइना देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब आप लोग देखिएगा ये पर्टिकुलर एरिया जिसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की गड़बड़ी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आसपास में फिलीपीन हो गया, वियतनाम हो गया, या फिर कोई दूसरी कंट्री हो गया, इनके साथ में झड़पते रहते हैं, बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है वो मेरा है। ये बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि इंडियन ओशन को हम बोलने लगे कि पूरा इंडियन ओशन हमारे नाम पे है, भाई साहब हमारा इंडियन ओशन हो गया।
ऐसे ये साउथ चाइना सी को पूरा बोलता है, ठीक है। ईस्ट चाइना सी में भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो चाइना की झड़प कई सारी कंट्री के साथ में रहती है, तो इंडिया उस मुद्दे को लेकर चलना चाह रहा है। खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर आगे चीजों को लेकर चला जाए, इसके बारे में बात कर रहे हैं आज के दिन में चाइना का जो दबदबा है। तो मैरीटाइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस किया जाएगा। पीस कीपिंग ऑपरेशन जहां जहां पर भी चल रहे हैं उनके बारे में बात की जाएगी। कई सारी कंट्री जहां पर पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं तो उनको अच्छे से टैकल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर काउंटर टेररिज्म तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान को टैकल करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। तो आज के डेट में तालिबान आप लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर में, तो मुद्दा ये रहता है कि कैसे यहाँ पर शांति रखनी है, क्योंकि तालिबान अलग तरीके से वहां पर पावर को ग्रैब करना चाहता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारी कंट्री को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है फ्रांस और बेसिकली रशिया के द्वारा, ठीक है। इस पर्टिकुलर मुद्दे पे अभी कांग्रेचुलेशन नोट भी मिला है हम लोगों को, जो कि यहाँ पर फ्रांस और रशिया के द्वारा हमारी कंट्री को कांग्रेचुलेशन बोला गया है, ठीक है। एजेंडा कई सारे हैं ग्लोबल कंसर्न के, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन वाले रीजन में, और चाइना कई बार हमारी टांग खींचता हुआ नजर आता है जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर भी, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। अभी ईरान के जो अंदर ईरान न्यूक्लियर डील है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिले। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनके बारे में बात कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है यहाँ पर अगर बात करें तो सीरिया, इराक, सोमालिया, यमन या मिडिल ईस्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एजेंडा है। कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग इनके अंदर देखने को मिलेगी। सोमालिया, माली, यूनाइटेड नेशन जो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन भी यहाँ पर रहता है। यूनाइटेड नेशन की जो इंटरिम फोर्स है यहाँ पर काम करती है, और अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो यहाँ पर इसको मीटिंग को प्रेजाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया ना अभी यहाँ पर कि चैलेंज क्या क्या है। सबसे बड़ा तो अभी चाइना को चैलेंज के तरीके से देखा जा रहा है। पोस्ट कोविड-19 वॉर जो वर्ल्ड ऑर्डर रहने वाला है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में चाइना जो है वो अपने आप को ग्लोबल लीडर की तरीके से देख रहा है। तो चाइना की जो ग्लोबल लीडरशिप है वो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या डाल रही है, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट ये डाल रही है कि चाइना की एस्पिरेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो चाइना की जो एस्पिरेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसके चलते यहाँ पर चाइना किसी को भी ढंग से ट्रेड नहीं कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसको कैसे बैलेंस करके चलना है, तो ये पंगा यहाँ पर सामने निकल कर आएगा। तो उसको बैलेंस करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर ली, ठीक है। बैलेंस कैसे रहेगा यहाँ पर यूएस, रशिया और अनस्टेबल वेस्ट एशिया के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है वेस्ट एशिया के अंदर अगर बात करते हैं तो कई सारी कंट्री आप लोग यहाँ पर जो आपस में लड़ती नजर आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पर बात करिए तो जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये कंट्री आप लोगों को आपस में सर मारती हुई नजर आएंगी। तो खासकर हमारी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कल को ये कंट्री शांति में नहीं रहती है तो हमारा कैसे काम चलेगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि ये कंट्री यहाँ पर शांति में रहे और चीजों को हम लोग नॉर्मल तरीके से आगे लेकर चल पाए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर आप लोगों को मुद्दा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ओजोन के बारे में बात की जा रही है। ओजोन लेयर के बारे में अगर बात करें तो खासकर आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी पर कई सारी उल्टी सीधी किरणें आने से रोकती है। अभी यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो ओजोन, जो बेसिकली जो ओजोन क्रिएट हो रही है वो वाली दूसरी ओजोन है, वो लेयर वाली ओजोन नहीं है। तो पोल्यूशन वाली ओजोन है यहाँ पर ये। तो पोल्यूशन प्लस हीट और सनलाइट जो है यहाँ पर ओजोन क्रिएट करती है, जिसको आप लोग नॉर्मली O3 बोलते हैं। उसी के बारे में भी एक स्टडी की गई है, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गई है। तो माइंड में आप लोग क्लैरिटी होनी चाहिए इसके बारे में। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से यहाँ पर, चीजों को समझिएगा कैसे कैसे चीजें जनरल साइंस के अंदर भी आप लोगों से ऐसे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि कर सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टडी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो सेंट्रल फॉर साइंस एंड जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर ये स्टडी प्रस्तुत की गई है, जिसमें ओजोन लेवल के बारे में बात की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में जो परमिटेड एरिया है उससे ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। बेसिकली टॉक्सिक होती जा रही है दिल्ली और एनसीआर वाली रीजन की एयर, ऐसा डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं। ओजोन एक डिफरेंट टर्म आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी में ये बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा टॉक्सिक कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये स्टडी की गई है। और अगर बात करें पेंडेमिक और लॉकडाउन के चलते चीजें थोड़ी सुधरी थी, पर लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फिर भी यहाँ पर चीजें नहीं रुक पाई, फिर से उसी लेवल पर हम लोग आ गए। आप लोगों ने कई सारे मीम्स भी देखे होंगे उस टाइम पर बने थे कि हाँ आप तो यहीं से ही आईफिल टावर दिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मेरे घर से ही कुतुब मीनार दिख रही है, इतना कम पोल्यूशन हो गया। पर लेकिन रियलिटी में दैट वाज ओनली फॉर टेम्परेरी पीरियड। आज के डेट में अगर आप लोग देखेगा तो ये चीजें कंटिन्यूअसली इसी तरीके से चलती हुई आप लोग को नजर आएंगी। फिर से हम लोग उसी जोन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है वो बोल रहा है कि रिसर्च करनी चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ढंग से काम करना चाहिए। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रिसर्च भी करता है इसके ऊपर और एडवोकेसी भी करता है कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ओजोन जो है यहाँ पर अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें इसके अंदर तो यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कंसर्न है इसको लेकर, खासकर विंटर वाले रीजन में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती है इसको लेकर, ठीक है। तो सनलाइट जो है जब यहाँ पर अगर अलग अलग चीजें अगर आप लोग देखें यहाँ पर,
जैसे कि NOx हो गया, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, या फिर यहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हो गए एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनके अंदर जब उस पर हीट पड़ती है तो फिर ये ओजोन क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आती है। तो NOx, VOC और सनलाइट ओजोन क्रिएट कर देती है, और निकलकर कहां से आते हैं, यहाँ पर ये मैन मेड रिसोर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें आज के दिन में हम लोग व्हीकल कितने यूज करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, गाड़ी जाते हैं लेकर, तो गाड़ी में से कई सारी ऐसी चीजें निकलती हुई नजर आएंगे। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आप लोग ब्लेम कर सकते हैं आंख बंद कर यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन दोनों को क्रिएट करने में, और इनकी वजह से फिर ओजोन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर एक सुटेबल रहे तो उससे काफी सारी सॉल्यूशन निकल जाएगी। तो ओजोन जो है यहाँ पर ये आज के डेट में ये राउंड द ईयर प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आएंगी। तो डिमांड है ना यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से हमारी कंट्री में अगर बात करें क्लीन एयर के लिए कोई एक्शन प्लान प्रॉपर, ठीक है, ताकि ओजोन को मिटिगेट किया जा सके। और व्हीकल और इंडस्ट्री और वेस्ट बर्निंग जो है, यानी कि दुनिया भर के व्हीकल आप लोग नजर आ जाएंगे, टे टे पे पे पो पता नहीं क्या क्या, आप लोगों को अगर सड़क पर जाएंगे अलग ही संगीत सुनाई देगा, आप लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में बर्निंग आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार से सर्दी आने लगती है तो आसपास वाले रीजन में हाथ तापने के लिए भी कई सारे लोग जो है चीजें जलाते रहते हैं, कोई टायर जला दिया, कोई पॉलिथीन जला दी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और फिर आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारे और भी ऐसे रीजन जो है आसपास वाले रीजन में कोई फैक्ट्री होती है, ठीक है। किसानों के ऊपर भी कई बार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि वो पॉली जलाते हैं, तो वो भी एक गलत चीज है, जिसके लिए गवर्नमेंट कई सारी स्टेप उठाती है अलग अलग रीजन में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। मोस्ट पोल्यूटेड 8 जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं एवरेज ऑफ द डे के, उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो क्या कोई फोकस दे रहा है? अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या कोई इसका सॉल्यूशन है, कोई करने की सॉल्यूशन की कोई कोशिश कर रहा है, अगर पूछे जी हाँ बिल्कुल है, गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। तो गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट है, तो नेशनल जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है यहाँ पर ये काम कर रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। तो 8 पोल्यूटेंट इसके द्वारा डिसाइड किए गए कि ये कंट्रोल आप लोगों को करने हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.8, पार्टिकुलेट मैटर 10, अमोनिया, सीसा, लेड यानी कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कई सारे कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको रोककर, जिनके ऊपर काम कर हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात अलादीन का चिराग घिसेंगे और सब कुछ गायब हो जाएगा, पर हाँ यार इतना कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है, तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। इसी के साथ में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अब जो भारत स्टेज 6 है, यहाँ पर पहले 4 था, तो 4 से 5 को क्रॉस कर सीधे 6 पे पहुंच गए, ताकि हाई लेवल के व्हीकल हम लोग ला सके जो मिनिमम पोल्यूशन यहाँ पर फैलाए। आप लोग याद हो ना फ्लेक्सी इंजन के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, 85% तक का आप लोग उसके अंदर एथेनॉल यूज कर सकते हो, जो कि पोल्यूशन को काफी ज्यादा कंट्रोल करेगा। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आज के में आने वाले टाइम में आप लोग कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो ये सजेशन भी रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे, जिसने खरीद लिया अलग बात है, पर आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस किया जा सकता है। ओड एंड इवन वाला जो इमरजेंसी मेजर होता है, जैसे नहीं दिल्ली में देखा कि आज और गाड़ी और आज इवन गाड़ी, तो वो वाली चीजें भी काफी ज्यादा हद तक फायदा पहुंचाता है, ऐसा बात नहीं कि फायदा नहीं पहुंचाता है। बाकी कई सारी ऐसे जैसे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, यानी कि एक सामान के लिए ही बस बेसिकली रहेंगे और किसी चीज के लिए नहीं रहेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंप्लीमेंट किया जाएगा ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP, ये आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। सेट किया जाएगा जो थर्मल पावर प्लांट है आसपास वाले एरिया में जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, कई सारी उनकी एक्टिविटीज पर बैन किया जाएगा, खासकर जो इस तरीके सिटी के पास में मान लीजिए कोई आ गया, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगा, उससे काफी सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी जगह है, पर लोगों की जान जाने लगे तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे, तो ये भी एक तरीका है। नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये भी एक तरीका है इसको इंप्लीमेंट करने का, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, पर लेकिन कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो देखने वाला मुद्दा है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आगे बात करते हैं ए न्यूज है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, और वो भी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अभी पाकिस्तान के द्वारा क्या बदतमीजी की जा रही है, फाइनलाइज किया जा रहा है 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें बेसिकली अवार्ड दिया जा रहा है प्रोविंशियल स्टेटस जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है। आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल वाला एरिया है, वो अपनी कंट्री का एरिया है, ठीक है। ये हो गया, या आजाद कश्मीर हो गया, और ये गिफ्ट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा चाइना को, ये वाला रीजन हो गया अपना। तो ये अपनी कंट्री का रीजन है यहाँ पर, ये इसको ये अपने कंट्री में फिक्स करना चाहते हैं। तो इंडिया ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी दिखाया। तो गिलगित बल्तिस्तान जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वो एरिया है जो कि हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी में किसके अंदर आता है, तो याद रखना ये आज के डेट में लद्दाख वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है। तो ये आज की डेट में चाइना, पाकिस्तान, और जो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर से टच करता है। हम बोलते हैं कि हमारा एक एरिया अफगानिस्तान से टच करता है, तो वो यही वाला है। क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली, ये इसके बारे में याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट इसको हम लोग मानते हैं।
तो अभी दिक्कत क्या है, पाकिस्तान कंट्रोल जो ये आज के डेट में नहीं है, पहले से यहाँ पर ये 1947 4 नवंबर से पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ करके इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया गया था, तब से पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस है वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कई सारे रीजन की वजह से। एक तो चाइना के द्वारा 65 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर यहां पर पैसा खर्च किया गया है। पूरा का पूरा कॉरिडोर पाकिस्तान से होकर जा रहा है, चाइना पैसा लगा रहा है, नाम पहले किसका गया, चाइना का, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, सबसे पहले तो अंडरमाइन कर दिया पाकिस्तान को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यहाँ पर, ये दोनों कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और चाइना को एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर चाइना इंडियन ओशन में आना चाहते हैं तो चाइना को यहां से होते हुए, यहां से पर्टिकुलर होते हुए चाइना को आना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, एक मिनट। तो मलक्का स्टेट आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, तो मलक्का स्टेट से आना पड़ता है यहां पर, ठीक है। तो कल को चलो कोई दिक्कत होने लगे यहां पर, कंट्री के साथ में बनती भी नहीं है चाइना की कहीं, तो यहां से एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे हैं ताकि यहां से होते हुए आसानी से, ये पाकिस्तान से यहां से होते हुए आसानी से यहां पर एंट्री मारे, ठीक है। तो ये चाइना के लिए काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान की कनेक्टिविटी जो है ग्वादर पोर्ट से यहां पर हो रही है, तो इसके चलते बलूचिस्तान विद चाइना जो जिंगजियान वाले रीजन के साथ में कनेक्ट होता हुआ यहां पर पहुंच रहे हैं। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी एक पार्ट बनता हुआ नजर आता है। कई सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यहां पर इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है, ठीक है, वो यहां पर इसकी वजह से अगर बात करें तो काफी इंपैक्टेड आप लोगों को नजर आते हैं। अभी यहां पर इसकी वजह से क्यों ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 में हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को चेंज कर दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है यहां पर इसको भी चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए इस तरीके से, तो ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब थोड़ा सा क्विज देखेंगे, पहले आप लोगों के सामने यहां पर बेसिकली एक यहां पर देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया और उसके बाद में क्विज होगा, ठीक है। आइए नजर आ लेते हैं। शॉर्ट न्यूज में हम लोगों ने कई सारी न्यूज देखी। सबसे पहले तो कंट्रोलर एंड जो कंट्रोलर जनरल अकाउंट के बारे में जाना, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने गोवा के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, पीवी सिंधु के बारे में जाना, ठीक है। कई सारी और बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्टार्टअप कैसे कैसे स्टार्ट किया जाना है देश के अंदर वो जाना, लाइव स्टॉक के बारे में चीजें हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। उमंग ऐप के बारे में चीजें हम लोगों ने जानी, इंटरनेशनल रिलेशन और यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल जो न्यूज है उसमें हम लोगों ने जाना चाइना की बेसिकली इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंसी आ रही है उसके बारे में, ओजोन के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जानी जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन बनाए गए हैं नए 25th, ये बेसिकली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसी के साथ में ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है बेसिकली भूमिपुत्रा के बारे में, किस राज्य से रिलेटेड है, कितने साल में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कौन से रेसलर थे जो सबसे पहले हमारी कंट्री में 2 कंसेक्यूटिव जो जीत कर आए यहाँ पर मेडल, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर उमंग ऐप आता है, उनकी फुल फॉर्म क्या है, CSC जिसके द्वारा अभी बताया गया कि टॉक्सिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है NCR के लिए, किसके द्वारा बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, कौन सा अमेंडमेंट किया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, CPEC ये क्या है इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मुस्लिम वुमेन राइट्स जो डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है ये बताना है। दूसरा यहाँ पर बोला गया था कि एक तरीके से जो पर्टिकुलर प्लेयर अगर कोई स्किल गुम कर देता है तो उसके बारे में बताइए उसको क्या पुकारा जाता है नॉर्मली, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर किसके द्वारा डेवलप किया गया ई-रुपया, ठीक है। ये मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड जो हक के बारे में बात करें, कौन सी कंट्री यहाँ पर उसको बैन कर रही है ये आप लोगों को बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर रिड्रेसल जो सिस्टम है वो किसके द्वारा लाया गया था अभी ग्रीवेंस को रिड्रेस करने वाला, और किसके द्वारा डेवलप किया गया था। जुवेनाइल जस्टिस में कौन सा अमेंडमेंट करके हम लोग काम कर रहे हैं। SLDE क्या है इसके बारे में बताइए। कोऑर्डिनेटेड जो पेट्रोल यहाँ पर देखने को मिल रही है एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट करके क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ओके।